Hello everyone, welcome to Bansal Academy. तो आई एम लीशा, फिजिक्स ट्यूटर एट बंसल एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी रिसेंट हमारा संडे को एचपी कैट का एग्जाम हुआ है नॉन मेडिकल का। आई डिस्कस द फिजिक्स सेक्शन। ओके, तो बात करें लेवल की, पेपर का लेवल काफी अच्छा था। अगर प्रीवियस एग्जाम से देखा जाए तो उनका जो लेवल था इट वाज एक्चुअली गुड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैंने अपने स्लाइड्स में प्रीवियस ये जो क्वेश्चन है लिखे हैं, तो हम वन बाय वन उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो टोटल एनर्जी है एक पार्टिकल की जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है वो है ई। टोटल एनर्जी हमें गिवन है ई। ठीक है, when the displacement of the particle is half the amplitude, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की वो एम्पलीट्यूड की आधी है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस बात इतनी पता होनी चाहिए, जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो अभी देखो जो हमारी टोटल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए बाई 2 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4। ओके, तो 3/4 बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ टोटल एनर्जी ई लिख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी 3/4 ऑफ ई। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 1.25 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हम लोगों को, 1.25 हर्ट्ज। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, 1.25। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हाउ द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होगी, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड्स में अगर 1.25 है तो 60 सेकेंड्स में कितनी हार्ट बीट होगी, 1.25 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा 75। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे। तो जो हमारी स्पीड है, ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, हमें नंबर मिल सकते थे इसमें, और ये प्रीवियस ईयर में भी आया है। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में तो जो हमारी साउंड है वो ट्रेवल ही नहीं करती, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, सिंपल 0। ठीक है, अब आते हैं 64th क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हम करते हैं दो चार्जेस के बीच में, प्रोटॉन पे तो चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, सिंपल 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था। ओके, जो चार्ज है वो है हमारे पास 3 नैनो कूलम का, 3 नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, और यहाँ पे एक चार्ज है, सेंटर पे फिक्स किया गया है, 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 को, ठीक है, सब बताते हैं इसको, आप सीधा 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हो, चार्ज की जगह 3 × 10⁻⁹, और यहाँ पे डिस्टेंस 5 मीटर है ना, 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 1.080 न्यूटन पर कूलम। सो दिस विल बी योर आंसर। 66th क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमें ये बात पता होनी जरूरी है, जो कैपेसिटेंस को हम जब सीरीज में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना आता है जब सीरीज में लगाते हैं, 1/c सीरीज 1/c1 + 1/c2 + 1 so on, और c पैरेलल कैसे आता है, डायरेक्ट ऐड करके आता है। ठीक है, तो जब आपको 7 कैपेसिटेंस गिवन है और हर एक का कैपेसिटेंस 2 नैनोफैरेड है, आपको नेट कॉम्बिनेशन 10/11 नैनोफैरेड चाहिए, तो कैसे आएगा। इसका जो ऑप्शन अगर आप देखोगे सबको सॉल्व करके तो बी बनेगा, मैं आपको बी सॉल्व करके बता देती हूँ। ये हमारे पास 5 कैपेसिटेंस है, पैरेलल में है, पैरेलल में ऐड होंगे, नेट 5 कैपेसिटेंस क्या आएगा, 2 को 5 बार ऐड करोगे 10,
नैनो कूलम आ जाएगा। अब ये जो 10 नैनो कूलम का है और ये जो दो आगे दो नैनो कूलम के हैं, सॉरी फैरेड के हैं, ठीक है। अभी सीरीज में है, सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कैसे होता है, 1 बाय करके होता है। 1/c सीरीज क्या है आपके पास, 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/2। जब आप इनको एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका ये यही बनेगा 10/11 नैनो फैरेड। ठीक है बात। तो इसमें बस हमें ये पता होना जरूरी था कि सीरीज में ऐसे ऐड होते हैं, पैरेलल में ऐसे ऐड होते हैं, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में रहता है कि जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और पैरेलल हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, कैपेसिटेंस में उल्टा केस होता है। बस यही पता होना जरूरी था। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If an electric dipole is enclosed in a certain Gaussian surface, electric flux coming out is। देखो भाई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस में से, क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता है, वो कितना होता है अगर चार्ज क्यू इंक्लोज्ड है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर रखा गया है एक डाइपोल। डाइपोल मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, जब उनको कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाता है तो वो डाइपोल होता है। ओके, अब ये जो होता है ना, ये होता है क्यू नेट। क्यू नेट मतलब टोटल चार्ज इन साइड। टोटल चार्ज इन साइड कितना है, अगर डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, जीरो। प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना नेट चार्ज। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0/एप्सिलॉन नॉट, दैट इज जीरो। तो जब भी एक डाइपोल को किसी बंद सरफेस में रखा जाएगा तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा, जीरो। क्योंकि नेट चार्ज कितना हो जाता है डाइपोल का, जीरो। डाइपोल क्या होता है, जब आप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे रख देते हो, मतलब अगर इसका चार्ज प्लस 5 है तो इसका -5 है, व्हेन दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, तो वो डाइपोल बनाता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो गया जीरो। ओके, अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। आई गेस मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये जो क्वेश्चन है ये ठीक ही किया होगा। अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ जो है हाफ कर दी है, नई लेंथ जो है हाफ है ओरिजिनल की, मान लो ओरिजिनल लेंथ एल थी, नई लेंथ एल डैश है, तो जो नई लेंथ है वो हाफ है ओरिजिनल लेंथ के, और जो एरिया है वो डबल है पहले वाले से। पहले वाला एरिया ए है और बाद वाला एरिया जो है वो ए डैश है। मान लेते हैं पहले रेजिस्टेंस आर था, दैट वाज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया है तो रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, एंड आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। रो को मैंने सेम रखा है, देखा ना आपने। तो आर इज इक्वल टू रो एल डैश की जगह एल बाय टू, एरिया की जगह 2a रख दिया मैंने, तो ये बन जाएगा। और इसकी जगह हम पुराना रेजिस्टेंस रख देंगे, दैट इज आर बाय 4। तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पहले भी आया है, तो आई गेस सबने पहले भी किया होगा। ओके, नाउ ये जो 69th क्वेश्चन है, ये हमारा कलर कोडिंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस बच्चे को कलर कोडिंग स्कीम आती होगी उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, तो कलर कोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। ठीक है, रेड के लिए 2 होता है, ग्रीन के लिए 5 नंबर अलॉटेड होता है, ब्लैक के लिए 0 होता है। लेकिन ऐसे लिखते हैं ना, पहले दो नंबर्स, पहले जो दो कलर्स होते हैं वो डिजिट्स बनाते हैं, जो ये वाला कलर होता है वो मल्टीप्लायर बनाता है, इंटू 10⁻⁴ जो भी लिखते हैं, प्लस माइनस जो ये लास्ट वाला कलर होता है वो टॉलरेंस बनाता है। तो सिल्वर की टॉलरेंस 5% होती है तो 5, ब्लैक कलर की जो पावर होती है मल्टीप्लायर होता है 10⁻�0, रेड के लिए 2 होता है, ग्रीन के लिए 5 होता है, तो ये बन जाएगा 25। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो जिस भी बच्चे को कलर कोडिंग स्कीम आती होगी तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जितना करंट एक सर्किट में एंटर करेगा उतना ही करंट उस सर्किट को क्या करेगा, लीव करेगा। अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द सर्किट, प्रोवाइडेड वहां पे कोई सिंक या सोर्स नहीं है। सोर्स मतलब करंट प्रोड्यूस करने वाला, सिंक मतलब करंट को लेने वाला। अगर अंदर कोई भी नहीं है तो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा, सर्किट को लीव करेगा। नाउ करंट इज रिलेटेड टू चार्ज, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ना। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो करंट है वो कंजर्व्ड है, जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकला ना, करंट कंजर्व्ड है। पर अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट नाम की तो कोई चीज नहीं होती है ना। एक सेकेंड वेट करो।
ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो करंट की तो कोई चीज नहीं होती, करंट चार्ज पे डिपेंड करता है, तो ये जो हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी चार्ज पे, एनर्जी पे नहीं, चार्ज पे। सेकेंड लॉ डिपेंड करता है एनर्जी पे। ओके ओके, नाउ 71st क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, किसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, किसमें? देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो पास होते हैं वो सॉलिड के होते हैं, और साउंड कैसे ट्रेवल करती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल्स पास पास होंगे उसमें ट्रांसफर उतनी जल्दी होगा। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड, कितनी लाउडनेस होगी, ठीक है, ऑब्वियसली सॉलिड में तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, बट ट्रेवल सबसे ज्यादा फास्ट किसमें करेगी, सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल सबसे ज्यादा पास है तो बड़ी जल्दी साउंड का ट्रांसफर होता है। ओके, व्हाट इज 1 किलो, 1 किलो क्या होता है, ये एक प्रीफिक्स है जो एक नंबर के आगे लगाया जाता है, सॉरी, व्हाट इज 1 किलो, यूनिट है मास की, यूनिट है लेंथ की, प्रीफिक्स है, एक नंबर के आगे लगाया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। 1 किलो एक्चुअली तो यूनिट के आगे लगाया जाता है, जैसे 1 किलोग्राम है, ठीक है, ग्राम के आगे लगाया है, ये नंबर के आगे नहीं लगाया, किसी यूनिट के आगे लगाया, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ओके, 73rd है हमारे पास, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में, ठीक है, एक ईयर में लाइट जितना ट्रेवल कर लेती है डिस्टेंस, वो हमारा 1 लाइट ईयर होता है। एंड दैट वाज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, 9.46 इंटू 10⁻15 होता है, और इसमें यूनिट में ना डी ऑप्शन में यही है सेम, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, मीटर वाला आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के यूनिट इज मीटर। ये रिपीट होगी है स्लाइड। ओके, ये बड़ी ब्लर सी स्लाइड है, बट मैं प्रोनाउंस कर देती हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड, इसमें एक्चुअली बहुत ब्लर आ रहा है विजन, मैं बोल देती हूँ क्या है स्लाइड में। एन एनिमल इज टाइड, एक एनिमल है जिसको टाई किया गया है विद 7 मीटर लॉन्ग रोप, एक 7 मीटर लंबी रस्सी के साथ एक एनिमल को टाई किया गया है, और इस तरह से कि वो एक सेमी सर्कल को कंप्लीट कर सकता है ऐसे, ठीक है, ये सेमी सर्कल ऐसे वो कंप्लीट कर सकता है। तो नेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ तो उसने ये ट्रेवल किया, ये था ना एक्चुअल पाथ, जो कि इसका क्या है, सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर, ये इसका डिस्टेंस है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ, तो इनिशियल पोजीशन मान लो यहाँ से चला यहाँ पहुंच गया, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, ठीक है भाई। अब रेडियस है 7 मीटर, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली आ रहा है, 7 + 7 कितना हो गया, 14, इसको कैलकुलेट कर लो, 22/7 इंटू 7, मेरे ख्याल से 22, तो आई गेस हमारा जो ऑप्शन हो गया वो ये वाला हो गया, 24 और 14, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हमारे पास, ये आपको ग्राफ्स गिवन थे, आपको बताना है कि मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड किसकी होगी। भाई यूनिफॉर्म एक ही की दिख रही है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक की है, किसकी है, बाइक की। कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, बस बच्चे को ये पता होना चाहिए था कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म ग्राफ दिखता कैसे है। नेक्स्ट, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया हाइट से, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द फोर्थ एंड द थर्ड सेकेंड। देखो फोर्थ और थर्ड सेकेंड जब ऐसा निकालना होता है ना, S4 S3, फोर्थ सेकेंड पे, थर्ड सेकेंड पे कितना डिस्टेंस निकला, जब ऐसे निकालना होता है तो हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने सो कॉल्ड खुद के लिए डिराइव की गई है, देखो पहले तो वो हाइट से फेंका गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की 0 होगी, ये बात तो क्लियर है, मतलब उस बॉडी की 0 होगी क्योंकि इनिशियली वो हमारे हाथ में था। ओके, अब वो नीचे गिर रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल होगी। तो एस एन का फॉर्मूला होता है यू एन प्लस ए 2n-1/2 इंटू, बस ये यू तो 0 हो गया, S4 और S3 की रेशियो निकालनी है, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस
ए जी के इक्वल है, 2 इंटू एन मेरा 4 है पूरे के डिवाइड में, अगेन यू एन मेरा 0 है, ए की जगह जी लिख दिया, 2 एन, एन मेरा 3 है, 0 प्लस ये तो खत्म, जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 7, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5। तो आंसर आ गया हमारा 7/5। क्लियर होगी बात? अच्छा भाई, विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज फॉलोड बाय न्यूटन थर्ड लॉ? अब इन्होंने घुमा के दिया ये क्वेश्चन। जनरली तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ में मोमेंटम आ जाता है, तो हर बच्चा मोमेंटम ठीक करके आता है, बट यू नो दैट कि ये तीनों लॉज आपस में रिलेटेड है ना? यू कैन डिराइव सेकंड लॉ फ्रॉम थर्ड लॉ, यू कैन डिराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, है ना? तो यहाँ पे भी ये किसके ऊपर बेस्ड है न्यूटन थर्ड लॉ? एंगुलर सॉरी मोमेंटम पे ही, ठीक है, किस पे बेस्ड है? मोमेंटम पे ही। 78 देखो क्या है, आपको एक्स एक क्वांटिटी गिवन है, बताना एक्स क्या है। वेलोसिटी आप यूनिट से निकालो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। किलोग्राम किसकी होती है? मास की। एम ए कौन होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये क्वेश्चन आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा 0.4 है। आपको डिस्टेंस निकालना है कितना बॉक्स मूव करेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। मतलब इनिशियली वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, लेकिन फाइनली वो रेस्ट पे आने वाला है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। आपको डिस्टेंस निकालना है, वी यू एस एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है इस इक्वेशन में ना ए पता ना एस पता, लेकिन और चीजें भी तो गिवन है हमें। हमें पता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर और एफ इज इक्वल टू एम ए, और क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाएंगे, और नॉर्मल रिएक्शन एफ जी के इक्वल होता है, एफ से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू म्यू इंटू जी आ गया। म्यू कितना है? 0.4, जी कितना है? 10 ले लो, 4 आ गया। इसको माइनस भी ले सकते हो क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली रुक रही है। अब लगाओ यहाँ पे बी स्क्वायर, 20 की जगह 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 2। ए एक्सेलरेशन के लिए -4 ले लो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो -100 इक्वल्स टू -8s, ये कैंसिल हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 12.5 मीटर, ठीक है। अब आते हैं एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आई गेस फोर्स ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है, हम सबको पता है। नेक्स्ट, एक चाइल्ड है जो पुश कर रहा है टॉय कार को विद फोर्स ऑफ कितने न्यूटन? 50 न्यूटन। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट उसकी 2 मीटर है, टाइम उसका 50 सेकेंड है, पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स गिवन है 50, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2, टाइम गिवन है 50, 50 से 50 कैंसिल, ट्रू व्हाट आंसर। ये सबसे इजी क्वेश्चन था सारा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, if the momentum of the body is increased by 50% then percentage increase in kinetic energy। ठीक है, अगर मान लो मोमेंटम 50% से इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज होगी? जो नया मोमेंटम है वो पुराने मोमेंटम से 50% ज्यादा है, पुराने मोमेंटम से 50% ज्यादा है, मतलब 150 बाय 100 इंटू पी, ये आ जाएगा आपका 3/2p। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी डैश जो होगी वो कितनी होगी? नहीं, काइनेट पी डैश स्क्वायर बाय 2m। पी डैश की वैल्यू रख सकते हो 3/2, उसका स्क्वायर करोगे 9/4 पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर बाय 2m को पुरानी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं 9/4 ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, दैट इज 9/4 माइनस
4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे सारा क्या आ जाएगा, 5/4 इंटू 100, ये आपका आएगा, जब आप सॉल्व करोगे 125%। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा है? जो सबसे ज्यादा स्पीड से मूव करेगा फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी उसकी सबसे ज्यादा होगी। सो इनमें से मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, ये क्या लिखा है, एक मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं इसमें भी। ये हमारा 83rd क्वेश्चन है। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, hour hand of a watch, rotation of earth about its axis, revolution of earth around sun। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? मिनट हैंड की ही है, तो इसीलिए ये आंसर आएगा। इसके बाद एक डाइवर है, वो जंप कर रहा है और अपनी बॉडी को खोलता है, कर्ल करता है, तो वो क्यों करता है? आई गेस ये हम सबको पता है कि आई इंटू ओमेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण आई इंटू ओमेगा इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो जब वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेगा तो जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम इट सेंटर, उसके हाथों का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो कम हो जाएगा। अगर आई इज इक्वल्स टू mr² होता है, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आई कम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना है, तो अगर आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो वी विल गो विद द ऑप्शन दैट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, दिस इज वाज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स गिवन थे हम लोगों को, 1 2 3, जहां पे हमारा पार्टिकल जा रहा था। तो हमें बताना था कि यहाँ पे अगर मान लो G1 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ G2, यहाँ G3, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? पहले तो पता है सेंटर वाली तो 0 ही होगी, तो G1 तो 0 ही होगी। पोल्स वाली मैक्सिमम होती है, तो G2 तो हो गया मैक्सिमम। इक्वेटर वाली मिनिमम होती है, G3 हो गया मिनिमम। और 0 तो मिनिमम से भी कम है, तो G2 ग्रेटर देन G3 ग्रेटर देन G1। तो ये डी ऑप्शन है शायद आपका, जो यहाँ विजिबल तो नहीं है पर ये देख लेना ऑर्डर। नेक्स्ट, जो हमारा 87th क्वेश्चन है, इसमें हमारा कैप्लर्स लॉ लगना था। हमें ऐसे गिवन था कि जो हमारी बॉडी है ये ऐसे यहाँ गई और यहाँ गई, ये वाला जो एरिया है ना इसके ट्वाइस है। हमारा कैप्लर लॉ ये कहता है कि अगर टाइम इक्वल है ना तो एरिया स्वेप्ट इक्वल होगा, या एरिया स्वेप्ट इक्वल है तो टाइम जो लगेगा वो सेम लगेगा। अब इन्होंने बोला इसका एरिया ट्वाइस है, ये एरिया ट्वाइस है इसके, तो ऑब्वियसली इसका टाइम भी इससे क्या होगा, ट्वाइस होगा। डायरेक्ट कैप्लर्स लॉ। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं बार बार क्लास में भी बार बार बोलती हूँ कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ होती है इसके पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, 1/2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड हमारी लास्ट स्लाइड जो है, स्फेरिकल शेप जो होती है मॉलिक्यूल्स की किस वजह से होती है, ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। सरफेस टेंशन की वजह से, जिसकी वजह से जो एक लिक्विड है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। और द टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, सेल्सियस में निकालना है। तो एक रिलेशन होता है F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। तो डायरेक्ट पुट किया, F की वैल्यू 77। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, 45 इज इक्वल टू 9/5 C, तो ये आया 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्जाम। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच।